आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज कृतिका भाग 2 कक्षा 10वीं का अगला जो हमारा अध्याय है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी और लेखिका मधु कंकरिया, विधा का नाम है यात्रा वृत्तांत। लेखिका मधु कंकरिया का अपना व्यक्तित्व रहा है और बहुत कम लेखिका है यात्रा वृत्तांत लिखती हैं और इस प्रकार से एक यायावरी के रूप में मधु कंकरिया को जाना जाता है। प्रस्तुत अध्याय साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी ये वहां के जो तिब्बत के लोग हैं उनकी जो प्रार्थना है, प्रातः काल उठ करके उषा काल में वो जो प्रार्थना करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हैं, उसी को लेखिका ने इस अध्याय का, इस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक बनाया है, टाइटल बनाया है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत है, वो गंगटोक के बारे में है। गंगटोक का अर्थ है पहाड़, गंगटोक पहाड़, पर्वतीय क्षेत्र। और गंगटोक क्या है? सिक्किम की राजधानी। सिक्किम क्या है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है एक छोटा सा राज्य, सबसे छोटा राज्य अगर हम कहें तो सिक्किम है। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है कि देश की आजादी के बाद ही भारत में शामिल हुआ, लेकिन उससे पहले ही भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की जो संस्कृति है, वो आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती रही है। और जब तक वो भारत के साथ सिक्किम को नहीं शामिल किया गया था तब तक भारत में शामिल होना चाहते थे। भारत की संस्कृति, भारत के लोगों के साथ रह करके ही वो खुश थे, संतुष्ट थे। तो यहाँ लेखिका ने अपनी यायावरी के माध्यम से, अपने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, वहां के अद्भुत सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कोई भी यात्रा वृत्तांत है उसका अपना एक नजरिया होता है, उसके पीछे एक बड़ा संदेश होता है। चाहे मनोरंजन है, वहां के लोगों की सांस्कृतिक धरोहर है, प्राकृतिक छटा को देखने की बात है, विचारों के आदान प्रदान की बात है, संस्कृति को जानने और अपनी बात कहने का एक बड़ा अनुभव होता है यात्रा वृत्तांत के माध्यम से। और एक जो सभ्यता संस्कृति का मेलजोल है, वो मेलजोल भी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से होता है। तो यात्रा वृत्तांत है वो एक हिंदी साहित्य की बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण विधा का नाम है। इस विधा के माध्यम से, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखिका हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है, वहां के आसपास का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहां की वेशभूषा, खान पान, सांस्कृतिक धरोहर का वर्णन करना और अपने रीति रिवाज, परंपराओं से उन लोगों को अवगत कराना, इस यात्रा वृत्तांत का मुख्य उद्देश्य है। तो लेखिका अपनी यात्रा वृत्तांत है, अपनी यात्रा है, वो कहाँ से शुरू करते हैं। कोई भी यात्रा वृत्तांत होता है या कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है या ऐतिहासिक क्षेत्र है, उसमें जाने के लिए हमें किसी एक गाइड की जरूरत होती है। गाइड मतलब पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शन करने वाला, राह दिखाने वाला। तो प्रस्तुत अध्याय में जितेन नार्गे नामक जो गाइड है, गाइड कम ड्राइवर, अर्थात वह ड्राइवर का भी काम करता है और गाइड का काम भी करता है, जो कि एक अनुभवी युवक है, पढ़ा लिखा है और वहां के पूरे जनजीवन को, प्राकृतिक क्षेत्र को, वेशभूषा, धर्म आदि की उसको महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितेन नार्गे को लेकर के लेखिका और लेखिका की जो सहयात्री है मणि, वो निकलते हैं जीप के द्वारा। प्रातः काल का समय है और अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जितेन नार्गे है वो सारे सौंदर्य को दिखाता जाता है। और गंगटोक में जब होते हैं तो पूरा जो आसमान है वो कितना
प्रकाश से नहाया हुआ है और वहां से जब नीचे धरती को देखा जाता है तो इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि पूरा आसमान है वो प्रकाश से नहाया हुआ है। झिलमिलाते हुए जो तारे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक सुंदर अद्भुत दृश्य है वो लेखिका को वहां से दिखाई देता है। जितेंद्र नारगे उसके बारे में लेखिका को अवगत कराता रहता है कि पूरा जो क्षेत्र है ये पर्वतीय क्षेत्र है और इसको हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। पूरा ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश आसाम का, इसको ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का है, ये सारा का सारा सेवन सिस्टर के रूप में हम इसको जानते हैं। जीत के द्वारा लेखिका अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती हैं और उनका जो जाने का जो मुख्य जो स्थान था युमथांग जाना था और वहां से जो गंगटोक से युमथांग 149 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में आने वाले हर क्षेत्र को जितेंद्र नारगे है वो लेखिका को बताता जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में फहराती हुई पताकाएं हैं वो दिखाई देती हैं। लेखिका पूछती है तो ये सफेद पताकाएं हैं, ध्वज हैं, ये झंडे हैं, किसके प्रतीक हैं? तो जितेंद्र नारगे लेखिका को बताते हैं बुद्धिस्ट अर्थात जो बुद्ध को मानने वाले हैं, जो बुद्ध के फॉलोवर हैं, उनके यहाँ पर जब कोई अनहोनी हो जाती है, बुद्धिस्ट संसार से विदा हो जाता है तो उसकी याद में 108 सफेद पताकाएं हैं इस पर्वतीय क्षेत्र में लगाई जाती हैं उनके याद के लिए। और साथ में जो रंगीन पताकाएं हैं, ध्वजाएं हैं, वो भी लगाई जाती हैं। वो किसी शुभ कार्य के प्रतीक के रूप में वो लगाई जाती हैं। और थोड़ा सा लेखिका जीप के माध्यम से आगे चलती है तो वहां पर एक धर्म चक्र दिखाई देता है। उसके बारे में जितेंद्र नारगे लेखिका को बताता है कि ये धर्म का चक्र है, ये लोगों के विश्वास का, आस्था का, विश्वास का प्रतीक है। लेखिका को वहां इस सारे क्षेत्र को देखने पर पता चलता है कि क्षेत्र कोई भी हो, सभी लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपने अपने पुण्य और पाप की परिभाषाएं हैं, लेकिन सबके अपने अपने रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। जिस प्रकार से युमथांग के आसपास के रहने वाले लोग जो बुद्ध को मानने वाले हैं, उनकी अपनी आस्थाएं हैं, धर्म चक्र के प्रति उनका विश्वास है। लेखिका आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़कर के पूरा इस प्रकार से चारों ओर हरियाली एक फूलों की वादियों घटाओं से निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि हरी भरी गुफा के अंदर प्रवेश कर रही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो रास्ता तंग होता है, संकरा होता है और जो आगे बढ़ते हैं तो वहां शाम का समय होता है और वहां से लेखिका को पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची जो चोटी है, जिसको हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, यदि आकाश में बादल न हो तो उस क्षेत्र से युमथांग के आसपास का जो क्षेत्र है वहां से हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा को भी देखा जा सकता है। एक सुंदर वादियों से भरा हुआ ये सारा क्षेत्र लेखिका के मन को मोह लेता है। लेखिका चाहती है कि इस सुंदर दृश्य को अपनी आंखों में सम्मोहित कर ले, इसको देखती रहे और देख करके उनके संबंध में जो उनके पर्सन बनते हैं उनका भी जितेंद्र नारगे है बराबर उनको बताता रहता है। और जो लेखिका की यात्रा आगे बढ़ती है, सिलीगुड़ी के आसपास पहुंचती है तो सिलीगुड़ी के पास में तीस्ता नदी बह रही है और तीस्ता नदी का अपना सम्मोहन, अपना दृश्य है। और इस दृश्य को देख करके नदियों को, तीस्ता नदी और उसमें बहता हुआ पानी, सफेद पानी, निर्जर पानी है, वो पानी अपने आप में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि अंदर से हर आदमी की आत्मा पवित्र हो जाती है। उसके अंदर के कुकर्ते, उसके अंदर के जो विचार हैं अपने आप में निर्मल हो जाते हैं। बहता हुआ निर्मल पवित्र पानी है, हर मनुष्य के मन को शांत करता ही है, साथ उसके अंदर एक आध्यात्मिकता के बीजों का प्रस्फुटन करने का भी कार्य करता है। और लेखिका को यही एहसास हो रहा है कि हम गंगा आदि जो नदियां हैं उनमें डुबकी लगाने की जो बात है उसके पीछे का औचित्य यही है कि प्रकृति है और नदी नाले हैं, झरने हैं, नदियां हैं, वो जो भी उनके पास जाता है, नजदीक जाता है,
उनमें अपनेपन का एहसास होता है, पवित्रता का एहसास होता है। और इस सुंदर वाक्यों के माध्यम से लेखिका के अंदर एक अध्यात्म का जो विचार है वो उमड़ता रहता है। शांत भाव से छाया और माया का जो सम्मोहन है, जो मिलन है, वो अपने आप में अद्भुत है, बेमिसाल है, और इसको लेखिका देखती रहती है। इस प्रकार से तीस्ता नदी को पार करते हुए जिते नारगेओर पे उसके बारे में बताता है। युमथांग का जो क्षेत्र है, जो कि गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां कविलोंगस्टाक का एक क्षेत्र है जो बहुत ही प्राकृतिक छटाओं से भरा है, निराला है। वहां पर जितेन नारगे लेखिका को बताता है कि गाइड फिल्म की जो शूटिंग है वो भी यहाँ पर हुई थी। पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें यात्रा को आगे बढ़ता है और आगे देखती है लेखिका कि कुछ औरतें हैं वो पत्थर तोड़ रही हैं, कोमल औरतें, और उनके हाथ में कुदाली है, हथौड़ा है। हथौड़े को देख करके उनका जो परिश्रम करने का जो भाव है उससे लेखिका और अधिक प्रभावित होती है। प्राकृतिक दृश्य से एकदम उनका लेखिका ध्यान है उन औरतों पर जा रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कब एकदम मलबा आ जाता है, रास्ता रोक लिया जाता है, और उन रास्तों को साफ करने का, बनाने का जो कार्य है वहां की औरतें करती हैं। वहां की औरतों को बाहर से हम कोमल भाव देखते हैं, लेकिन परिश्रम के प्रति उनका जो समर्पण है, उनका के अंदर एक दृढ़ता का जो भाव है, वो लेखिका को इस प्रकार से सम्मोहन से, प्राकृतिक सम्मोहन से एक तरफ उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार से लगता है जैसे कि नृत्यांगना के पैरों से घुंघरू छटक करके दूर चला जाता है। अर्थात लेखिका का जो ध्यान है प्राकृतिक सौंदर्य से उन औरतों की तरफ जाता है जो कि अपने पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका के लिए पत्थर तोड़ने का कार्य करती हैं और रास्ता बनाने का एक बहुत ही कष्ट साध्य कार्य करती हैं। तो सारे उसके बारे में जितेन नारगे से लेखिका बात करती है, तो जितेन उसको लेखिका को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैडम, आपने इतनी दूर की यात्रा किया है, इतने पैसे खर्च किए हैं, ये आम लोग हैं, आम लोगों को देखने के लिए आप यहाँ नहीं आए। लेकिन लेखिका के मन में एक अलग भाव था, उनका अंतर मन है उन महिलाओं के इस परिश्रम का जो भाव है उसको क्या आगे नतमस्तक हो जाता है कि यहाँ की महिलाएं कितनी परिश्रमी हैं, और परिश्रम का जो श्रम है उनके सौंदर्य को और अद्भुत बना देता है। जिस प्रकार से चारों ओर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह तो अपने आप में अद्भुत है ही, साथ ही यहाँ की जो महिलाएं हैं वो परिश्रम के द्वारा उनके माथे पर जो पसीना है उससे उनके सौंदर्य पर चार चांद लग जाते हैं। तो उस सौंदर्य से भी लेखिका है प्रभावित होते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है, गाड़ी आगे जाती है तो देखते हैं कि स्कूली बच्चे हैं उनसे लिफ्ट मांग रहे हैं। जितेन नारगे लेखिका को बताते हैं कि यहाँ एक मात्र स्कूल है और आने जाने के लिए किसी प्रकार की गाड़ी आदि की, वाहन आदि की सुविधा नहीं है। ये बच्चे यहाँ मेहनत करके पैदल ही वहां जाते हैं, और केवल पैदल ही स्कूल में नहीं जाते, अपने घर के काम में भी हाथ बटाते हैं। जैसे मवेशियों को चराने का काम भी बच्चे करते हैं, साथ ही रोटियां बनाने के लिए ईंधन है, लकड़ियां बीनने का काम भी ये बच्चे करते हैं। अर्थात पढ़ाई के साथ साथ अपनी आजीविका के लिए भी ये बच्चे मेहनत करते हैं। इसलिए कहा गया है गंगटोक है उसको बादशाहों का, मेहनत कश बादशाहों का शहर किया कहा गया है। प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसके पीछे यही है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई भी है, मेहनत करके खाते हैं और मेहनत से कभी जी नहीं चुराते। हर कोई है अपना अपना कार्य करता है, चाहे सड़क बनाने का है, यहाँ तक कि जो चाय बागान है उसमें काम करने वाली महिलाएं हैं। हर कोई खुशी खुशी अपना मेहनत करके गुजारा करते हैं, आजीविका चलाते हैं। इसी कारण गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। और यहाँ का जो सौंदर्य है वह तो अपने आप में अद्भुत है, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से वहां आगे बढ़ती है लेखिका। युमथांग से पहले वहां के चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं को देखती है। शाम का समय और शाम के समय अस्त होते हुए सूर्य की जो रश्मियां हैं उन
युवतियों के ऊपर पड़ती हैं तो उनका खूबसूरत जो चेहरा है और अधिक रंगीन हो जाता है। उनके पीछे बागान की जो पत्तियां हैं, चाय की पत्तियां हैं, और उस प्रकार से खिलखिलाती हुई हंस रही है। इस दृश्य को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इन मेहनती युवतियों का जो सौंदर्य है वह भी इंद्रधनुषी हो जाता है। जिस प्रकार से इंद्रधनुष है वो सतरंगी होता है, ठीक उसी प्रकार से ये युवतियां भी अपनी मेहनत के द्वारा इस पूरे प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा रही हैं। इस लेखिका आगे बढ़ती हैं, आगे पढ़ करके वहां के जो परिधान है उनसे लेखिका है उनके बारे में पता चलता है कि ये लोग किस प्रकार से कौन कौन से कृषि कार्य करते हैं। आलू धान है, इस प्रकार की इनका जो कृषि कार्य है वो भी साथ साथ उनको भी देखती है। उनकी वेशभूषा के बारे में भी लेखिका है जितेंद्र आर्गे के माध्यम से प्रश्न करती हैं। और शाम का जब समय होता है तो अपनी थकान को दूर करने के लेखिका है वह भी उस पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ के छोटे से स्थान पर जाकर के इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके अध्यात्म में विलीन हो जाती है। इस मनोरम दृश्य को देखती रहती है। और लेखिका की जो सह यात्री है मणि है वह भी नृत्य आदि करके अपने थकान को दूर करती हैं। अगले दिन यात्रा शुरू होती है। लेखिका है वो देखना चाहती है, स्नोफॉल को देखना चाहती है, बर्फ गिरते हुए उस दृश्य को देखना चाहती है, लेकिन युमथांग के आसपास ऐसा नहीं मिलता। तो जितेंद्र आर्गे उन्हें कटाव के बारे में बताते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर कटाव है और कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इस प्रकार से पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड है उसको बहुत ही अद्भुत मनोरम दृश्य कहा जाता है। बहुत ही सुंदर सौंदर्य से भरपूर स्विट्जरलैंड है। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है उसको कटाव कहा जाता है। तो जितेंद्र आर्गे के अगले दिन यात्रा है कटाव के लिए जाती है। कटाव को लेखिका देखती है, हैरान रह जाती है। गिरती हुई बर्फ और पूरा जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं हिम आच्छादित है, सफेद चादर से ढकी हुई बर्फ की ऊंची ऊंची जो पहाड़ियां हैं उनको देख करके लेखिका का मन ये कह रहा है कि हर कोई है जीवन मृत्यु और पेट भरने की दौड़ में दौड़ रहा है, लेकिन ये जो दृश्य है, ये जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो कुदरत का जो दृश्य है, हर किसी मनुष्य के अंदर के अंधेरे को तमस को दूर करने वाला है, उसे वास्तविक जो शांति है उसको देने वाला है। कटाव को देख करके जो मणि जो सह यात्री है उसको भी ऐसा लग रहा है क्योंकि उसने स्विट्जरलैंड की यात्रा की है, लेकिन मणि लेखिका को बताती है कि कटाव जो भारत का ये जो क्षेत्र है ये स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है, मधुर है, प्राकृतिक वादियों से फूलों से भरा हुआ है। तो ये सारा का सारा दृश्य देख करके लेखिका कटाव से थोड़ा सा आगे चलती है। वहां फौजी छावनी को देख करके एकदम उनके मन में एक विराम सा लग जाता है कि चीन और भारत के बीच की जो सीमा है उस सीमा में बैसाख के महीने में इतनी ठंड है तो यहाँ माह को अर्थात दिसंबर जनवरी में कितनी अधिक भयानक ठंड होगी। हड्डियों को भी ठिठुरने वाली ठंड में भी ये जो फौजी हैं अपने देश के प्रति समर्पित हैं। इनकी देशभक्ति की जो भावना है वो देखते ही बनती है। लेखिका उनके प्रति नतमस्तक हो जाती है, फौजियों को सैल्यूट करती है, उनको नमन करती है और फौजियों का जो कष्टमय जीवन है उससे स्वयं भी प्रेरणा लेती है। आगे बढ़ती हैं, लेखिका आगे बताते हैं कि यहाँ के जो कुत्ते हैं वो चांदनी रात में ही भौंकते हैं। तब लेखिका बताती है कि ज्वार भाटे का केवल इंसान ही नहीं समझता, प्रकृति का जो बदलाव है, पल पल का जो बदलाव है, यहाँ के जो जानवर है, कुत्ता है, वो भी उसको समझता है, चांदनी रात में ही वह भोगता है। इस प्रकार से पूरी यात्रा है, जाकर के युमथांग और कटाव आदि क्षेत्र को पूरा करके लेखिका की हिमालय की ये जो यात्रा है, सिक्किम की जो यात्रा है, संपन्न होती है। और उनसे लेखिका बात करती है कि वो सदैव भारत के साथ, सिक्किम के लोग हैं, गंगटोक के जो लोग हैं, भारत के साथ रहना चाहते रहते हैं। ये क्योंकि देश आजाद होने तक सिक्किम है वो भारत के साथ नहीं था, उसे बाद में मिलाया गया था। खैर आज सिक्किम है भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक
राज्य है और वहाँ की जो संस्कृति है, हमारे जो भारत की जो संस्कृति है उससे मेलजोल खाती है। वहाँ के लोगों की जो वेशभूषा है उसके बारे में लेखिका ने जाना, अपने विचार वहाँ उन लोगों तक पहुँचाए और इसके माध्यम से चाहे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानना है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर जो परिश्रम का जो भाव है उसके बारे में लेखिका ने अपनी इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से बताया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा अध्याय है आपको समझ में आया होगा और कोई भी यात्रा वृत्तांत है वह किसी भी ऐतिहासिक प्राकृतिक दृश्य से, क्षेत्र से हमें जोड़ती है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यायावरी घुमक्कड़ी के द्वारा, यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमारा ज्ञानार्जन होता है, लोगों से मेल मिलाप होता है, उनकी संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। तो इस पाठ का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश का ये जो इधर का पूर्व भारत का जो क्षेत्र है उससे हमें परिचित तो कराया ही है, साथ ही जो वहाँ का जो प्राकृतिक अद्भुत सौंदर्य है, छाया और माया का एक अद्भुत बेमिसाल जो क्षेत्र है उससे हमें परिचित कराया। तो इस पाठ को पढ़ करके जो प्रश्नोत्तर हैं वह आपने हल करने हैं और इस पाठ को पूरा आपने देखना है। इस वीडियो के माध्यम से पूरा इसको समझेंगे, समझने के बाद इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्नोत्तर छाट कर भी अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इस प्रकार के और कोई भी प्राकृतिक यात्रा वृत्तांत आपको अतिरिक्त किसी पुस्तक से मिले तो उनको भी पढ़ें। अलग अलग संस्कृतियों से आपको परिचय होगा, आपका ज्ञानार्जन होगा, आपने इस प्रकार के ऐतिहासिक और प्राकृतिक क्षेत्रों की जानकारी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।